Welcome back to Ashant Academy. My name is Aditya and you are watching videos for PS Verma and VK Agarwal biology book for class 9th, published by Ashant Publishing. So in the previous video, which was part 1, video for improvement of the food resources, which is chapter number 6, उसके पार्ट 1 में हमने क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में जनरल चीज़ें देखी, उनकी ज़रूरत समझी और क्रॉप्स के साइकिल्स और क्रॉप्स के टाइप्स के बारे में देखा. बट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फर्दर. अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे एंड वी विल स्टार्ट लुकिंग एट क्रॉप मैनेजमेंट. क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. इफ वी लुक एट सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वी विल फाइंड हियर दैट agricultural sector in our country is about 70% and it accounts for 40% of the gross national product. यानी कि हमारे देश का जो GNP है, gross national product जो है, उसका करीब 40% that comes from agricultural products. Agricultural products से आता है, तो इसलिए क्रॉप के प्रोडक्शन का मैनेजमेंट भी जरूरी है. एंड व्हाट इट रेफर्स टू, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते किसे हैं? इट रेफर्स टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड. यानी कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है, जो फार्मिंग हो रही है कंट्री में, उससे बेस्ट आउटपुट निकल कर आए ताकि कंट्री की ग्रोथ हो सके, उसी को हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं. दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट एंड मेनी अदर पीपल एंड ऑफ कोर्स फार्मर्स हु आर डूइंग दिस. सो इन दिस क्रॉप production management we have 3 fundamental things. One is called as nutritional management, another is called as irrigation, and third one is cropping pattern. So what do you mean by nutrient management? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यानी कि जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है, उनको क्रॉप्स को प्रोवाइड करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सफिशिएंट रहे. So it is basically controlling the selection, timing and amount of nutrient supply to crops. Just like animals, just like all other organisms, crops also need specific requirements, specific nutrients. Basically, I'll say they have requirements of nitrogen, they have requirements of phosphorus, potassium and many other minerals. Some of them are required in large quantities, they are called macronutrients. Some are required in less quantities, they are called micronutrients. So amount of macronutrients and micronutrients which have to be supplied to the crops have to be optimal. उनको optimal होना चाहिए. And you can see in this table कि जो basic nutrients हैं उनकी क्या क्या categories हैं. You can see here that carbon and oxygen are considered to be macronutrient, then hydrogen is also macronutrient. Then there are a lot other examples like iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. They are considered to be micronutrients. So all those nutrients should be in sufficient amount. As I told you that nutrients can be classified into macro and micro. Nutrients को हम macro और micro में classify कर सकते हैं depending on their need. I mean, अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं इसमें कि किसको मैक्रो बोलेंगे, किसको माइक्रो बोलेंगे, सो यू कैन चेक हियर द अमाउंट्स. लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन और 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. तो करीब करीब जो 13 न्यूट्रिएंट है टोटल एसेंशियल मिनरल्स, उनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट जनरली एंजाइम के काम आते हैं और 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट है. यानी कि टोटल 13 न्यूट्रिएंट्स में से, 13 मिनरल्स में से 7 जो हैं दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड दे इंक्लूड आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन. व्हेयरएज अदर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK. Then you have calcium, magnesium and nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. These are considered as macronutrients, whereas rest of them are considered as micronutrients. You can also see in this table, आप यहाँ पर इस टेबल में ये भी देख सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस बात को समझने का वो ये था कि कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाए.
क्रॉप को जब रिक्वायरमेंट होती है तो सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब आप लगातार क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो सॉइल में उनकी अमाउंट है वो सफिशिएंट ना हो. सो टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स वी हैव additions to the soil which are sometimes called as manures and fertilizers. So manures और fertilizers क्या है? ये एक्चुअली मिनरल सप्लीमेंट्स हैं. जैसे हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, हमें कई बार जरूरत होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हम हेल्थ में सप्लीमेंट्स लेते हैं. वी टेक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड. इसी तरह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए, उनको पूरा करने के लिए इन एसेंशियल मिनरल्स का फॉर्मुलेशन बनाकर फील्ड्स में डाला जाता है. तो दो कैटेगरीज हैं इस तरह की न्यूट्रिएंट सप्लाई पूरा करने के लिए, एक है मैन्योर और एक है फर्टिलाइजर. सो डज एनीवन नो द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? मैन्योर किसे कहते हैं और फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? इन दोनों में आप डिफरेंस समझते हैं, इन दोनों का अंतर समझते हैं? दे आर नॉट द सेम. फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर केमिकली सिंथेसाइज्ड. मैन्योर्स आर नेचुरली मेड फ्रॉम डेली वेस्ट और रेफ्यूज. जो घर की वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, उससे मैन्योर बनाया जाता है. उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक तरीके से मैन्योर बनाया जाता है. उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और केमिकली इंडस्ट्रीज में भी न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज किए जाते हैं. जैसे नाइट्रोजन के सॉल्ट वो बना लेंगे, पोटेशियम के सॉल्ट, फास्फोरस के सॉल्ट, और उनको वो एक पैकेट में पैक करके फार्मर्स को सेल कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजर. सो बोथ दीज थिंग्स आर इन प्रैक्टिस. सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर्स की. मैन्योर आर in one context they can be called as natural fertilizers, although the term fertilizer should not be used for manures, but yes you can call them as natural fertilizers क्योंकि वो naturally मिलने वाली चीज़ों को decompose करके बनाए जाते हैं. and that is one thing. manures बहुत तरह के हो सकते हैं. manures आप घर में भी बना सकते हैं. जो डेली किचन वेस्ट होता है उसको किसी गड्ढे में डंप करके उसके ऊपर मिट्टी से कवर कर दें, कुछ टाइम बाद वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से डिकम्पोज हो जाएगा and that will turn into manure. So we have various practices of preparing manure. कई तरीके भी हैं मैन्योर बनाने के. उसके यहाँ टाइप्स भी दिए गए हैं अगर आप देखें तो. जैसे कि एक यहाँ पर दिया गया है फार्म यार्ड मैन्योर. यू हैव फार्म यार्ड मैन्योर, दैट मीन्स द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा. जो जनरली फार्मर्स होते हैं दे ऑल्सो हैव एनिमल्स रेयर्ड इन देयर हाउसेस. एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में करते हैं. तो एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है दैट इज जनरली डम्प्ड इनटू अ लार्ज पिट एट वन कॉर्नर ऑफ द विलेज और वन एंड ऑफ द विलेज, एंड देन इट इज कवर्ड विद द सॉइल left and used for several months, and it is seen that due to activity of microbes, that cow dung and other refuse that turns into decayed decomposed organic matter. So that is called as manure, and then they take that out and spread it in the fields. फिर उसको fields में spread कर दिया जाता है. So manures, farm yard manure का मतलब यही हुआ कि जो daily animals की waste है उसको decompose करना. और दूसरा जो होता है वो compost होता है. Compost is much more organized way of preparing the manure. Compost में आप specific तरीके से एक compost pit बनाकर उसमें layer by layer अलग अलग तरह की चीज़ें add करते हैं. In fact, you can see that in this picture. आप यहाँ देख सकते हैं कि compost में किस तरह के components होते हैं. At the same time, you can also see that in this animation that what different kind of layers you need to add. आप लगातार उसमें एक बार डिकम्पोज होने के लिए मैटर डालेंगे, वेजिटेबल रिफ्यूज या वेस्ट डालेंगे, फिर उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डालेंगे, फिर वेस्ट मटेरियल डालेंगे, फिर सॉइल की लेयर डालेंगे. सो बाय हैविंग दीज लेयर्स इन अ सक्सेसिव मैनर यू एनहांस द एरेशन एंड यू एनहांस द माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो दैट कैन लीड टू मच बेटर type of manure formation. Yet another type of manure formation can be done with use of earthworms. आप जानते हैं कि अर्थवर्म डेड और डिकेड मैटर पे डिपेंड करते हैं. वो उसको खाते हैं और अपना वेस्ट जो है एक्सक्रीटा के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. सो अर्थवर्म को डंग के साथ ग्रो किया जा सकता है एंड दे कैन डिकम्पोज दैट डंग एट अ मच फास्टर रेट, एंड दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपोस्ट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट. इसका आप वीडियो देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का, किस तरह से अर्थवर्म जो है एक काउडंग को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज येट अनदर वे. एक दूसरा तरीका है कंपोस्ट प्रिपेयर करने का. एंड देयर आर रेगुलरली प्रैक्टिस्ड वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इस बॉक्स में दिया हुआ है. देन देयर आर अनदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्योर्स डायरेक्टली इन द फील्ड्स.
called green manures. So what is green manure? Green manure जो है कभी कभी दो क्रॉप्स ग्रो करने के बीच में फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड को खाली छोड़ देते हैं. दे अलाउ ग्रास टू ग्रो देयर और समटाइम्स दे ऐड सम सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक दिस, जैसे कि सेस्बेनिया प्लांट जिसको ढेचा बोला जाता है रीजनल लैंग्वेज में, सन हेम्प, क्लस्टर बीन, ग्वार कहते हैं उसको, या काउपी और लोबिया. ये सारे प्लांट जो हैं क्या, दे आर वेरी गुड इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड दे कैन मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो इनको दो क्रॉप्स के बीच में इनको ग्रो किया जाता है और ग्रो करने के बाद फार्मर्स दे प्लो इट, वो खेत की जुताई कर देते हैं और उसके बाद वो जो जितना भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो दोबारा से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. सो दैट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड दिस काइंड ऑफ मैन्योरिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज green manure. You can see some of these plants in the inset which are used for green manure. आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से green manure को prepare किया जाता है. So this was about different varieties of manures. But now there are some drawbacks. Manures takes a lot of time. People have very large fields sometimes, several hectares of fields, but they do not have that much of refuge or waste in houses and they cannot produce sufficient amount of manures. So it is important that they have to purchase or they have to add soil with artificially synthesized chemical supplements. And these artificially synthesized chemical supplements are called as fertilizers. They are based on some industrial methods. Some of the very, very popular fertilizers which are available in the market are called as NPK and urea. You might be able to see them somewhere if you happen to visit some farms or rural areas. You will see shops which are selling those fertilizers and they will be packed in gunny bags like this, as you can see in the inset. तो यूरिया और एनपीके जो हैं वो काफ़ी कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं. सो इसके अलावा हम फर्टिलाइजर्स को और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में यूरिया आ जाता है और एनपीके आ जाता है. कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा होती है, कुछ पोटेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, और कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं. सो समटाइम्स फार्मर्स में ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम लेबोरेटरीज विच डू द टेस्ट ऑफ फील्ड्स. जो फील्ड्स का टेस्ट करती हैं लेबोरेटरीज, वो बताती हैं कि सॉइल में किस मिनरल की कमी ज़्यादा है, किस मिनरल का अमाउंट सफिशिएंट है, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट दे कैन चूज suitable type of fertilizer. So fertilizers can help farmers in achieving good agricultural productivity. Here in this table you can see key differences between manure and fertilizer, because many people do confuse between these terms. So as a student you should not be confused about these two terms. They are very different and you should know each and every point of distinction between a manure and a fertilizer. Then nowadays people have also started using another way of preparing fertilizers called biofertilizers. So what biofertilizers are? ये अपने आप में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल को फोर्टिफाई करते हैं, सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि एनाबीना, अजोला, कुछ फर्न्स हैं, कुछ एल्गी हैं जो प्लांट्स के साथ ग्रो कराई जाती हैं और वो प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेने में मदद करते हैं. So they are called as biofertilizers. Even you will find that there is something called mycorrhiza. कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि उनकी रूट्स में कभी कभी कुछ फंगस एक साथ symbiotic मैनर में ग्रो हो जाती हैं. You can see in this picture here that how roots are conjugated with fungus, and that fungus helps in absorption of nutrients and augmenting the nutritional capabilities of a plant. वो soil से nutrient लेकर plant को देने में मदद करती है. तो इस तरह से कुछ biological agents, biological components भी यूज किए जाते हैं, symbiotic मैनर में भी वो plant के साथ grow करते हैं. They are called as biofertilizers. So we will end this part 2 of the video here. If we summarize what we have learnt here, हमने पार्ट 2 में देखा कि क्रॉप्स का मैनेजमेंट कैसे करना है. तो इसमें हमने सीखा कि हर एक क्रॉप को एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और करीब करीब 13 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स असेंशियल होते हैं प्लांट के लिए, जिनमें से कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड एज वी ग्रो क्रॉप्स रिपीटेडली इन द फील्ड्स,
We usually deplete nutrients from the crop areas or fields, so we need to continuously replenish nutrients to the soil. And two ways of replenishing those nutrients were proposed in this chapter. One is manure, another one is fertilizer. हमने मैन्योर को डिटेल में देखा और हमने ये भी देखा कि मैन्योर कितने तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मैन्योर्स, फील्ड मैन्योर्स या फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स, इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की। और साथ ही साथ हमने देखा कि अगर मैन्योर से डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो साथ में हम फर्टिलाइजर्स, केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं। We have seen the difference between manure and fertilizer, and finally we ended this chapter with the very interesting topics like mycorrhiza or biofertilizers, which are living organisms and that help in augmenting nutrient supply to the plants. So that was all in this video, but the chapter is not over yet. We will continue to learn this chapter number 6 in forthcoming videos. I hope you have enjoyed and you are continuing your reading of this book. आपको इस वीडियो की मदद से, इन सारे वीडियोस की मदद से इस बुक को समझने में मदद मिल रही होगी. So stay connected with us, keep watching and share the information with your friends. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.